Hello students, how are you? I hope you will be fine and safe. Today we are going to learn 1.2. In the previous lecture we have learned first poem. Now we are going to learn lesson number 2. Name of the lesson, a synopsis, the Swiss Family Robinson. So what is synopsis? Synopsis is a summary. Okay, it is a summary, and the Swiss Family Robinson is the name of novel. It is adventure novel. So a synopsis, the Swiss Family Robinson, means a summary of the adventure novel. We are going to learn the summary about this novel as a lesson. So let's start the lesson. Page number 6. A synopsis. The Swiss Family Robinson. The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. It is a famous, popular novel. ये बहुत ही famous novel है, popular novel है, जिसको 200 सालों से लोगों ने enjoy किया है, उसको पढ़ना enjoy किया है. It has also been made into graphic novels and films. मतलब इस नॉवेल का जो ट्रांसलेशन है वो ग्राफिक में किया गया है और उसकी फिल्म्स भी बनाई गई है. The novel written by the Swiss clergyman John David Wyss is not just an adventure. Okay, novel was written by Swiss clergyman. What is clergyman? Clergyman is a priest. रिलीजियस पर्सन, जिसको हम धर्मगुरु बोलते हैं हिंदी में या मराठी में. तो एक स्विट्जरलैंड का एक क्लर्जीमैन था, प्रिस्ट था, जॉन डेविड विस. उसने ये नॉवेल लिखा है. एंड इट इज नॉट जस्ट एडवेंचर, इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज लाइक सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. सो स्विस फैमिली रॉबिन्सन ये एडवेंचर नॉवेल ही नहीं है, उसके साथ साथ हमें वैल्यूज सिखाने वाला ये नॉवेल है. तो वैल्यूज कौन कौन सी? तो सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना, सेल्फ डिपेंडेंट. डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इज अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन. यू हैव टू डिसाइड दैट आई विल डू दिस थिंग, आई विल नॉट डिपेंड ऑन एनीवन. लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, हेल्प करना. And prudent use, prudent means ample use or wise use of resources. हमारे पास जो resources है, सनलाइट है, वाटर है, उसका एक वाइज यूज करना. आज होता क्या है कि हम इनका बहुत ही ज्यादा तरीके से यूज करते हैं, चाहे सनलाइट हो, चाहे वाटर हो, चाहे वुड हो. ओके, तो इनका वाइजली यूज कैसे करना है, ये सब वैल्यूज है. ये वैल्यूज लेसन हमें सिखाता है या ये नॉवेल हमें सिखाता है. It also has good lessons relevant in natural sciences, good husbandry and even mathematics. इस नॉवेल में अच्छे लेसन्स है जो हमें सिखाते हैं. क्या सिखाते हैं? It is relevant to natural science. The lessons are relevant. Relevant means they are connected. They are connected with science. Good husbandry. So what is husbandry? Husbandry is the science of cultivation and breeding. That is husbandry. कल्टीवेशन करना, ब्रीडिंग करना, ये जो फार्मिंग एक्टिविटीज है उसके रिलेटेड ये नॉवेल है या लेसन है. एंड इवन मैथमेटिक्स. देखो, एक नॉवेल में इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, मैथमेटिक्स, हस्बेंड्री एंड नेचुरल साइंस. ओके, नाउ पैराग्राफ नंबर 3. Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. So some elements in the novel do stretch reality. Do stretch reality means they are not exactly as they have written. मतलब वो रियलिटी के बाहर भी हो सकते हैं. हमें कभी कभी मतलब पढ़ने पर ऐसा लग सकता है कि ये रियलिटी नहीं है. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि दे डू नॉट शो रियलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट वी मस्ट कंसिडर, हम ये समझना चाहिए क्या, इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. वर्क ऑफ फिक्शन. फिक्शन क्या है? फिक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. इट्स इंफॉर्मेशन. ओके, इट इज नॉट अ स्टोरी.
इट इज नॉट अ फैक्ट फाइल ऑल्सो, मतलब सच हुआ है या नहीं हुआ है हमें पता नहीं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वी मस्ट कंसिडर दिस थिंग। गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। अब ये जो है लेसन, इट्स अ आउटलाइन, इट्स अ समरी, इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक स्टोरीज ऑफ दिस नॉवेल द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। William, Elizabeth and their children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. The other passengers evacuated without them. Okay? और वो जब सब शिप में ट्रैवल कर रहे थे तो वो तूफान में फंस गए और जो दूसरे पैसेंजर्स थे उस वक्त इवैक्यूएट हो गए। इवैक्यूएट का मीनिंग दिया है लेसन के बाजू में जो ग्लॉसरी है। Evacuated means left the ship to save themselves. So other passenger left the ship. Maybe they had jumped into the sea to save their lives. दूसरे लोगों ने खुद की जान को बचाने के लिए शिप को लेफ्ट किया, छलांग लगाई समंदर में। William and his family, including young children, Fritz, Ernest, Jack and Franz, were left to survive alone. इतने ही लोग शिप पर रह गए, बाकी सभी लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए शिप को छोड़ दिया, छलांग लगाई। They weathered the great storm waiting in the ship's hold. Weathered, okay? Weathered means what? Damaged, okay? शिप को बहुत सारा डैमेज भी हुआ तूफान की वजह से। तो they weathered the great storm waiting the ship's hold. मतलब शिप को डैमेज होने के बावजूद वो शिप में बैठे रहे, सरवाइव होने के लिए, बचने के लिए, तूफान थमने के लिए। The ship survived the night and the family found themselves within the sight of a tropical desert island. The ship survived, तो शिप सरवाइव हो गई, शिप बच गई, शिप को बहुत सारा डैमेज नहीं हुआ या शिप ड्रॉन नहीं हुई वाटर में। तो शिप सर्वाइव द नाइट एंड फैमिली फाउंड देमसेल्व्स विदिन अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड। एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड पे उन्होंने खुद को पाया, उस डेजर्ट आइलैंड पे वो पहुंच गए फाइनली। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ। और मॉर्निंग में उन्होंने देखा कि हमारे सामने एक आइलैंड है, तो आइलैंड पर जाने का उन्होंने डिसाइड किया। दे डिसाइडेड टू गेट द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीफ? दिया है टेक्स्ट बुक में। रीफ मीन्स rocks and sand etc. close to the surface of the sea. So reef, beyond the reef, वो एक आइलैंड देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि हम इस आइलैंड पे उतर जाते हैं, यहाँ सरवाइव कर लेते हैं। Beyond the reef, with much effort, they constructed a vessel out of tubes. वो समंदर में थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही एफर्ट्स के साथ एक वेसल बनाया। Vessel means small ship, you can say small boat or small ship out of tubes or tubs. After they filled the tubs with the food and ammunition and all other articles of value they could safely carry, they rowed toward the island. So after they filled the tubs, जब tubs उन्होंने fill किया, tubs का एक ship बनाया, small ship, तो उस ship में उन्होंने food and ammunition. So what is ammunition? Ammunition is a kind of, you can say, जैसे हम गोला बारूद इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वैसा टाइप का एक गोला बारूद। ओके, गन पाउडर यू कैन से। सो गन पाउडर, एम्यूनिशन, फूड, उन्होंने सब अदर आर्टिकल्स को टब में इकट्ठा किया, उसका कलेक्शन किया जो सेफली उसको कैरी कर सके। और दे रो टुवर्ड द आइलैंड एंड दे मूव टुवर्ड द आइलैंड। Two dogs from the ship named Turk and Juno swam beside them. उनके जो दो डॉग्स थे वो डॉग्स उनके साथ ही स्विमिंग कर रहे थे। The ship's cargo of livestock, guns and powder, carpentry tools, books, disemboweled peanuts and provisions had also survived. उनके साथ साथ उन्होंने ये जो कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट किया था वो सभी आर्टिकल्स भी उनके साथ सरवाइव हो गए, बच गए। ओके, क्या क्या था उनके साथ? कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, गन पाउडर, कारपेंट्री टूल्स था,
बुक्स थे, डिसेंबर्ड पिनास. पिनास मीन्स व्हाट? पिनास इज अ बोट. ओके, यू कैन से थिंग्स ऑफ बोट, और पिनास इज अ स्मॉल बोट. डिसेंबर्ड बोट, जिसको डिसेंबल किया गया है. जैसे हम असेंबल करते हैं वैसे डिसेंबल भी करते हैं. असेंबल करना मतलब जोड़ना, डिसेंबल करना मतलब अलग करना. सो ये अलग की गई बोट और अदर थिंग्स, प्रोविजंस, ये सभी चीजें सर्वाइव हो गई. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. Over the next few days, William, his father, attached the floatable old kegs to one another and built a bow that curved around them. Next few days, आगे के कुछ दिनों में क्या हुआ? जो फादर थे विलियम, उन्होंने एक फ्लोटेबल ओल्ड केग्स को अटैच किया. फ्लोटेबल ओल्ड केग्स, केग्स मींस बैरल, स्मॉल बैरल जो होते हैं, उस बैरल को अटैच किया अनदर एक दूसरे के साथ, एंड बिल्ट अ बो दैट कर्व अराउंड देयर, और एक बो को तैयार किया. केग्स का मीनिंग भी दिया है, केग्स बैरल्स. सो एक बो को बनाया, धनुष को बनाया, दैट कर्व अराउंड देयर. द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड. They set up a tent and softened the floor with armloads of grass they cut and spread to serve as their beds. Okay, so family एकदम safely उस आइलैंड पे लैंड हो गई. सक्सेसफुली दे लैंडेड ऑन द आइलैंड, और उन्होंने वहां एक टेंट भी बनाया रहने के लिए. फ्लोर को एकदम सॉफ्ट किया. कैसे सॉफ्ट किया? With armloads of grass. Armloads is a kind of amount, मतलब बहुत सारे ग्रास को लेकर फ्लोर को बनाया उन्होंने. एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड, जैसे कि ग्रास को बेड की तरह यूज किया. They came to a grove of trees. Grove of trees means collection of trees, and one tree grew what looked like goats on its trunk. So उन्होंने जो ट्रीज थे, क्या आजू बाजू जो ट्रीज थे, उस ट्रीज का जो एक बंच था, जो एक कलेक्शन था, उस बंच में वो रहने लगे, कलेक्शन में रहने लगे. वन ट्री ग्रीव व्हाट लुक लाइक गोट्स, और उस ग्रोव ऑफ ट्रीज में एक ट्री ऐसा दिख रहा था कि गोट्स की तरह. व्हाट इज गोड? गोड इज अ फ्लेशी रूट, ज्याला आपण मराठीमध्ये भोपळा म्हणतो. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लेशी रूट्स ऑन इट्स ट्रंक. The father, page number 7 now. The father told Fritz the goats would make excellent bowls and spoons, and they cut them into various utensils. They started use resources, natural resources. जैसे कि एक पेड़ पर वो जो गोड थे, उस गोड का उन्होंने मतलब फादर टोल्ड फ्रिट्स, विलियम ने सजेस्ट किया फ्रिट्स को कि इस गोड से हम बाउल्स बना सकते हैं कुछ खाने के लिए, और उसके स्पून्स भी बना सकते हैं. एंड दे कट द गोड्स इनटू वेरियस यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स मतलब जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के बर्तन उन्होंने उस गोड से बनाए. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर सम डेज Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. Okay, Elizabeth is mother. Mother suggested William that that place was not safe for family, and she wanted the family to move to another safer place. Their current camp was not only exposed but also very dry and hot. क्या प्रॉब्लम था करंट कैंप में, करंट प्लेस में? कि वो जो करंट प्लेस था वो एक्सपोज था. एक्सपोज मीन्स ओपन था, एंड इट वॉज वेरी ड्राई एंड हॉट. इफ दे बिल्ड अ हाउस इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज दे वुड बी सेफ फ्रॉम जैकल्स. तो मदर ने सजेस्ट किया कि अगर एक उनका होम किसी लार्ज ट्री पर होता है तो वो जैकल से सेफ रहेंगे, और they would be safe from jackals and other dangerous things, you can say. She described a perfect tree for the project, one whose trunk was nearly 40 feet in diameter. So अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि एक पेड़ पर उनका नया घर होगा, तो जैसे
एलिजाबेथ ने सजेस्ट किया था कि अब हम एक पेड़ पर घर बनाएंगे जैकल से सेफ रहने के लिए। जैकल यू नो काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो उसके बाद एलिजाबेथ ने एक ट्री को भी सजेस्ट किया कि परफेक्ट ट्री था वो फॉर द होम, वन हुज ट्रंक वाज नियरली 40 फीट इन डायमीटर। उसका जो डायमीटर था वो डायमीटर नियरली 40 फीट था, मतलब इतना बड़ा डायमीटर जिसे बोलते हैं, डायमीटर आपको पता है, इतने बड़े डायमीटर वाले पेड़ पर उन्होंने घर बनाने का डिसाइड किया। The branches were very long and extended straight out from the trunk. The branches were very long, बहुत ही long उसके branches थे और extended straight out from the trunk, making them perfect platforms for the structure. बहुत उनका जो स्ट्रक्चर था, होम का स्ट्रक्चर, हाउस का स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के लिए वो ट्री एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म था, एक परफेक्ट जगह थी घर बनाने के लिए। Later, when determining the height of the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. उसके बाद फादर ने क्या किया? When determining the height of the lowest branches, when they had to decide the height, उनको हाइट डिसाइड करना था कि मतलब जमीन की कितने ऊपर लेना है या नीचे लेना है। सो व्हेन दे हैड टू डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोएस्ट ब्रांचेस, द फादर टॉट द बॉयज ज्योमेट्री। फादर ने बॉयज को ज्योमेट्री सिखाया। ज्योमेट्री मतलब आपकी तरह नहीं कि आप बुक्स लेते हो और उसमें से थ्योरम्स लर्न करते हो। फादर ने एक्चुअल ज्योमेट्री सिखाया विद द हेल्प ऑफ नेचर। So father taught the boys geometry and how to use triangles. Triangles को कैसे यूज करना है, जैसे हम ट्रायंगल निकालते हैं, लेकिन उनको ट्रायंगल्स को यूज करना था टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट्स। बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स थे या बड़े बड़े जो ब्रांचेस थे, अगर उनको मेजर करना है तो ट्रायंगल्स को कैसे यूज करना है, ये फादर विलियम ने उनके बच्चों को सिखाया। He measured a defined distance from the trunk and then he calculated angles using several major rods, determining that the lowest branch was 30 feet off the ground. पहले उन्होंने डिस्टेंस को डिसाइड किया फ्रॉम द ट्रंक। ट्रंक जो होता है, पेड़ का ट्रंक, आपको पता है कि हम ट्रंक किसे कहते हैं। जैसे हमने ये पेड़ निकाल लिया, सो दिस इज अ ट्रंक। ओके, सो उन्होंने एक डिस्टेंस डिफाइन किया ट्रंक से एंड देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स, और एंगल्स को कैलकुलेट किया जैसे आप कैलकुलेट करते हो स्केल से, वैसे उन्होंने एंगल्स को कैलकुलेट किया यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड्स। रॉड्स वर लाइक स्केल्स एट दैट टाइम। जैसे आप स्केल्स जो मेजर होती है उनका एक मेजरमेंट होता है, वैसे रॉड्स काइंड ऑफ स्टिक्स यू कैन से, एक स्टिक्स उन्होंने लिया, उस स्टिक्स को, वो स्टिक्स मेजर थे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने 3 अलग अलग स्टिक्स ले लिए तो उसका हो जाएगा ट्रायंगल, और वो भी सेम मेजरमेंट या अलग अलग मेजरमेंट। ओके, तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग रॉड्स को यूज करके डिटरमाइन किया डिस्टेंस को, दैट द लोएस्ट ब्रांच वाज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड। ओके, दैट वाज द मेजरमेंट ऑफ फादर। नेक्स्ट पैराग्राफ। The man knotted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboo on each knot. तो कैसे उन्होंने किया ये सब? Man knotted a rope, रोप को नॉट किया at a certain intervals मतलब certain places, certain stops, and attached pieces of bamboo को attach किया उससे in each knot. Thus they created the ladder. जैसे हमारा लैडर होता है, तो उन्होंने एक रोप को लिया और रोप को एक सर्टन इंटरवल्स पे नॉट किया, वहां नॉट लगाई और वहां बांबू लगाए, और इस तरह से उन्होंने बनाया लैडर। आपको लैडर पता है, ओके, आपको रेडीमेड लैडर मिलता है, लेकिन विद द यूज ऑफ नेचुरल थिंग्स, विद द यूज ऑफ बांबू, दे मेड ladder in this way. Okay,
Thus they created their ladder. Father returned to the beach and collected driftwood, thinking it would be perfect to build a sledge. Okay? Father returned to the beach and collected driftwood. Driftwood क्या है? जो पानी के बहाव में बहकर आता है, वो वुड उन्होंने कलेक्ट किया कि वो एक परफेक्ट स्लेज होगा. स्लेज इज लाइक अ व्हीकल. और ओके, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं. अगले वीडियो में हम अगला लेसन देखेंगे. थैंक यू.